नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं कुछ अलग वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, लमसम करें या सिप लगाकर करें। और साथ ही हम ये पता करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल के समय में सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और साथ ही हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका मेन रीज़न है कि ये वन ऑफ द बेस्ट वे है सेविंग करने का। साथ ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और इसके अलावा अगर हमें कोई गोल अचीव करना है, यानी किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए के लिए ही हम म्यूचुअल फंड, और साथ ही अगर हमें कोई स्पेसिफिक आइटम चाहिए, कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए हम भी अपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, तो इस म्यूचुअल फंड्स में जो एडवांटेज है इन्वेस्टमेंट करने के, उससे पहले एडवांटेजमेंट है कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। यानी जो रिस्क होता है वो अलग काफ़ी कुछ डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारा पैसा एक जगह ना लगे किसी एक शेयर में, सभी शेयरों में थोड़ा थोड़ा करके लग जाता है। सेकंड है स्मॉलर कैपिटल आउटले, यानी हम कम से कम पैसे में भी इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं उनके द्वारा हमारा इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है, जिससे कि हम अच्छा जिससे कि हम अपनी वैल्यू, हमारे इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी वैल्यू दे पाते हैं। चौथा है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि हम एक ही अमाउंट में काफ़ी सारे शेयर्स अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग सेक्टर के खरीद पाते हैं। क्योंकि जो लमसम हमारे से काफ़ी सारे लोग जब उस एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास बड़ा अमाउंट चला जाता है, जिससे वो पैनी जो उस जिसके कारण वो महंगे से महंगा स्टॉक भी खरीद पाते हैं। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, यानी इसके कारण हम एक पूरे नियम के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और मंथली या फिर सिप के हिसाब मंथली हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। नोट नीड टू ट्रैक द मार्केट, इसका सबसे छठा प्लस पॉइंट है कि हमको मार्केट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक अच्छे एक्सपर्ट्स इन्वेस्टर्स के द्वारा हमारा मैनेज किया जाता है, इसलिए हमको ये जरूरी नहीं कि हम मार्केट देखें भी। चलते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पर। तो डिसएडवांटेज इसके हैं सबसे पहला कि हाई एक्सपेंस रेशियो एंड सेल्स चार्जेस। तो इसमें सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो में आपको ये बात ध्यान रखनी, कोई म्यूचुअल फंड खरीदे तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका एक्सपेंस रेशियो या तो 0.25 या 5 या 0.5 या फिर 1% के लगभग ही होना चाहिए। सेकंड है कि पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन, इसका मतलब है कई बार क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया होता है और हम उसको एग्जिट नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार जैसे मार्केट में भारी गिरावट आती है, तो उसके कारण जो हमारा फंड मैनेजर है उसको जब दूसरे लोग निकालते हैं तो उसको काफ़ी सारे शेयर्स बेचने पड़ जाते हैं। तो जिसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। और जो ट्रेड अगर वो हम जो ट्रेड हमारा फंड मैनेजर नहीं ले जाता है तब भी इसको वो ट्रेड लेना पड़ता है। थर्ड है लॉक इन पीरियड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो पैसा है वो कुछ एक सीमित समय के लिए, यानी 2 या 3 साल के लिए, अगर हम टैक्स सेविंग्स वाले खरीदते हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाता है कि 3 साल से पहले हम अपना अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। चौथा है एवरेज योर प्रॉफिट, इसका मतलब ये कि अगर कोई शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो जिसके कारण हमारा शेयर की जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड हो जाता है और हमें को एक एवरेज प्रॉफिट मिल पाता है। और फिफ्थ हमारा जो है पॉइंट डिसएडवांटेज, वो है नो कंट्रोल ऑन फंड मैनेजर, यानी फंड मैनेजर जो डिसीजन ले रहा है वो उसका डिसीजन है, हमारा बस पैसा है, वो डिसीजन उसके अनुसार ही लेता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अपने वो एक सेफ साइड वो लोग एक सेफ साइड चलते हैं, क्योंकि उन्हें अपना रेगुलर इनकम जनरेट करना होता है, इसलिए वो ज़्यादातर हाई रिस्क वाला ना लेके एकदम सेफ गेम खेलते हुए इस सेफ गेम खेलते हुए सेफ गेम खेलते हुए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिप में और लमसम में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली आपको इस पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह सिप में और लमसम में बहुत डिफरेंस है। अभी हम चलते हैं सिप। तो सिप में हम देखते हैं कि सिप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5,000 अमाउंट हम लगाते हैं मान लो एक सिप की, और टेन्योर रखते हैं 5 ईयर्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मान लो रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% के लगभग है, और हमने अपना टॉपअप अमाउंट जीरो, टॉपअप परसेंटेज भी जीरो, लमसम अमाउंट भी जीरो हमने रखा हुआ है। तो इसके बाद हमारा जो 5 साल के जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख के लगभग होगा। और साथ ही जो म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू होगी वो 5 साल बाद 4,24,017 रुपये हो जाएगी। अभी हम इसी जगह अगर हम लमसम देखते हैं तो लमसम में हम देखते हैं कि हमने सिर्फ जो है हमारे 0 रुपये की है, हमने टेन्योर जो 5 साल का है, साथ ही हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो 13%, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% है, और हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये है। अब अगर 3 लाख के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो होती है 5,52,000, सॉरी 5, जो उसकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 5,72,657 रुपीज़, यानी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये का इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये का डिफरेंस आ गया है। यानी आप खुद इस तरह से समझ सकते हैं कि अमाउंट लोग सेम लगा रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो 1.5 लाख रुपये का जा रहा है। अब इसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि वो एक बंदा लमसम एक साथ डाल उस पैसे को डाल रहा है। अब मैं जानता हूँ आप लोग बोलेंगे कि ये अमाउंट बहुत बड़ा है, 3 लाख रुपये हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता, तो सही बात है। तो हम इसके लिए एक स्मॉल अमाउंट का भी उदाहरण देखते हैं। अभी चलते हैं कि हम 1 साल के टेन्योर पर चलते हैं। 1 साल में आपने सिर्फ की 6,000 रुपये पर मंथ की,
आपकी जो टोटल सिप होगी वो 72,000 रुपीज़ की होगी। और ये आप ELSS में मान के चलिए, यानी टैक्स सेविंग्स वाले, तो आपका टैक्स इतना आता ही है कि 50-60 हज़ार रुपये का टैक्स आता है, या फिर 30-40 हज़ार रुपये का टैक्स आता है, तो आपको इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग्स करनी पड़ती है। उसके हिसाब से हमने देखा कि 6,000 रुपये की अगर हम सिप लगाते हैं और टेन्योर रखते हैं 1 साल का, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 13% होता है, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है वो रहेगा 72,000, और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो 77,277 आएगी। ये एक रफली आइडिया हमने दोस्तों लगाया है। अब सेम इतना ही अमाउंट हम लमसम डाल रहे हैं, हमको टैक्स ही बचाना है हम अपना, तो उसने भी अगर दूसरे बंदे ने 72,000 रुपये डाले, वो एक साथ डाल दिए, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेम ईयर में ही उसका 1 साल का भी उसका भी टेन्योर है, रेट ऑफ रिटर्न उसका भी 13% है, और अमाउंट भी उसने 72,000 रुपये ही लगाई है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट की जो वैल्यू है उसकी वहाँ पर 77,000 है, जबकि इसकी 81,938 रुपीज़ आ गई, यानी ऑलरेडी यहाँ पर 4,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया है। और साथ ही जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा ना, वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट शीट आपके सामने दिखाई है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान अगर 9 सितंबर 2011 से लेकर 8 सितंबर 2021 तक सिप करता 10,000 रुपये की पर मंथ, तो उसने अब तक इतने 10 सालों में 12 लाख रुपए की सिप करता, और इसके हिसाब से एक्सिस मिड कैप वाला उसको रिटर्न देता 22.11% के हिसाब से 38 लाख रुपीज़ 61,342। उसने अमाउंट 12 लाख की इन्वेस्टमेंट किए। सेम किसी इंसान के पास 12 लाख रुपए थे और उसने भी 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन उसने लमसम किया। अब आप देख सकते हैं कि लमसम के कारण उसका जो अमाउंट है वो आया है 80,55,000 के लगभग। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 41 लाख का डिफरेंस आया है। 41 लाख दोस्तों एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। तो आप समझ सकते हैं कि लमसम कितनी वैल्यू है, कि आप जैसा कि आप और आगे आगे देख सकते हैं कि कितना ही म्यूचुअल फंड कितना ही कम रिटर्न दे रहा हो, लेकिन लमसम की वैल्यू हमेशा जो सिप है उससे ज़्यादा रही है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती है, क्योंकि वो लमसम में एक साथ डालता है, उसे एक करंट प्राइस मिल जाता है। अब यहाँ पर मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, ये तो हो गई लोगों की बात, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लमसम अमाउंट 21 जुलाई 2020 को मैंने कैनरा रैबको इक्विटी टैक्स शेयर में डाला था। मैंने अपनी टैक्स सेविंग्स बचानी थी, इसलिए इसके कारण मेरे को 76,000 रुपये मेरे को डालने पड़े, और उसके कारण मेरे ने जो नेट NAV मेरे को मिली वो थी 71 रुपीज़ 56 पैसे की, और मेरी पास यूनिट आई 1061। उसके बाद में मैंने 30 मार्च को फिर उसमें 20,000 यूनिट का मैंने क्वांटिटी खरीदी। इस बार मेरे को प्राइस मिली, वो मिली सिर्फ 99 रुपीज़ के हिसाब से, और मेरे पास क्वांटिटी आई ओनली 201। अभी आप देख सकते हैं मैंने ओनली 96 रुपीज़, अब आप देख सकते हैं मैंने ओनली 96,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए। अभी आप सोचो कि इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, आप कैलकुलेट करिए और आप एस्टिमेट लगाइए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि मेरे को अभी तक ऑलरेडी मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे 59,450 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हो चुका है। साथ ही इसके कारण मेरे को जो 30,000 रुपीज़ का अलग से जो टैक्स सेविंग्स मेरी हुई है वो अलग से, यानी मेरी ऑलमोस्ट आप देखें तो मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 90% के लगभग रिटर्न मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो यही है पावर दोस्तों लमसम करने की, और मैं हमेशा लमसम में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कभी भी मैं SIP नहीं करता। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा हूँ कि यार हमारे पास तो इतना अमाउंट है नहीं, तो हम इतना बड़ा अमाउंट कैसे लगाए। तो दोस्तों आप पूरे साल भर में वैसे भी आपको 70,000 रुपीज़ के लगभग आपको टैक्स सेविंग करनी पड़ती है, तो आप वो एक बार एक महीने कैसे भी पे करके अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसका आपको लॉन्ग टर्म में लाभ अच्छा मिलेगा, ये आप साथ जान लीजिए। तो सेकंड आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड आई इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्ट करूँ तो कब करूँ इन्वेस्टमेंट, मुझे ये पता तो नहीं चाहिए कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। दोस्तों इसके बारे में हम आप जानेंगे। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि जो गवर्नमेंट की हर जान लेते हैं हर म्यूचुअल फंड की एक NAV होती है, उस NAV के अनुसार ही उस म्यूचुअल फंड का प्राइस निकाली जाती है। तो जो सिक्योरिटी सेबी है उसने जारी किया है कि अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि सबसे बड़ी कि हमको परचेज कब करना चाहिए। मैंने बोला ना कि हमको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले परचेज करना चाहिए। तो ये आपकी स्क्रीन पर मैंने डिटेल दी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट, यानी मान लो मार्केट आज गिर रहा है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अब उसमें भी कब इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 2 बजे से पहले, दोस्तों 2 बजे से पहले आपको, यानी दोपहर के 2 बजे से पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो जिससे आपको उस दिन की क्लोजिंग की जो NAV होगी, क्योंकि मार्केट गिरा है तो NAV भी गिरेगी, तो इसके कारण आपको उस दिन की क्लोजिंग प्राइस की NAV आपको मिल जाती है, और जिसके कारण आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल जाता है अगर अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है तो। अब इसमें आप सिप भी कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोला आप लमसम में डालिए, आप सिप भी कर सकते हैं, लेकिन सिप भी उस टाइम करिए जब मार्केट गिरे। आप मंथ में मार्केट एक बार गिरता है, आप उसी टाइम अपना सिप का अमाउंट कीजिए। आप ऐसे फिक्स कर देते हैं कि मैं 1 तारीख को ही मेरी अपने आप जो सिप चली जानी चाहिए, वैसा नहीं करना है आपको। मार्केट के गिरने के अनुसार ही आपको सिप करनी है, और इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। सेंसेक्स का अगर डाउन गया है तो आप उसके आधार पर आप अपनी NAV लगा सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी मैंने और डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी आप दोनों म्यूचुअल फंड, कब मैं आपका क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा कि आपने मेरे को बता दिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड में मेरे को कब इन्वेस्टमेंट करना है ये बता दिया। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब आता है कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड है ना बहुत टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टाइप्स के, डेप्ट के होते हैं, इक्विटी के होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, काफ़ी तरह के हैं। तो मैं उनके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगा कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं।
लेकिन हमको लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स सेविंग के लिए। तो टैक्स सेविंग के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारी लिक्विडिटी, और उसके अलावा आता है डेप्थ। तो डेप्थ में हम नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी, इन सब में पैसा लगता है। तो इसलिए हम डेप्थ में भी पैसा नहीं लगाते। हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो टैक्स इक्विटी में लगता है, कि इनका पैसा हमको शेयर मार्केट में जाके लगता है। तो इक्विटी वाले हम लेते हैं, और वो भी हम ELSS यानी टैक्स सेविंग्स वाले। अभी आपको समझना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ। इससे पहले आपको एक जो 4 पॉइंट, जो मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उनका पक्का ध्यान रखना है। सॉरी, अगर अब दोस्तों आपको ये पता करना है कि मैं कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, और हमको सबसे ज़्यादा है कि अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको 4 पॉइंट याद करने की सलाह दूंगा। तो सबसे पहले बात कि हमको जो म्यूचुअल फंड खरीदना है वो एक राइट प्राइस पे खरीदना है, एक सही प्राइस पे। जिसकी NAV बहुत ज़्यादा हाई हो वो भी नहीं खरीदना है, जिसकी NAV बिल्कुल लो वो भी नहीं खरीदना है। हमको एक एवरेज के हिसाब से एक NAV वाला म्यूचुअल फंड खरीदना है। सेकंड है राइट टाइम, यानी जब मार्केट गिरा हुआ हो या मार्केट गिर रहा है तो उस टाइम हमको खरीदना है। थर्ड है हमारा कि इन्वेस्ट ओनली डायरेक्ट ग्रोथ फंड, यानी आपको काफ़ी सारे टाइप मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना हमेशा आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ वाले जो म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। फोर्थ है हमारा कि बाई ओनली ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, यानी जो ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है जिनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, जो नई कंपनी में आप आए तो उसमें नहीं करना है, क्योंकि उसका EMC बहुत, उसका, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको जो ट्रस्टेड हो, जिसका अच्छा खासा नाम हो चुका है, 1-2 साल ही भले हुए लेकिन अच्छा खासा नाम हो चुका है, तो उस कंपनीज के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के कंपनीज के नाम आपको सेशन भी कर दूंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म की पावर क्या होती है। तो आप अपने मनी कंट्रोल की साइट पे जाकर देख सकते हैं, आप सर्च करना क्वांट टैक्स प्लान का म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप डिटेल देखना। तो क्वांट टैक्स सेवर फंड ने पिछले 20 सालों में 20x रिटर्न दिया, यानी हर साल इन्वेस्टर का पैसा डबल हुआ है जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में किया है। लेकिन जिसने मिड में किया है उसका पैसा डबल नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसका रीज़न है कि मैंने बोला ना कि राइट प्राइस पे करना है, तो राइट प्राइस यहाँ पर ही है। उन बंदों ने अपना पैसा एक राइट प्राइस स्टार्टिंग में किया है। स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड की NAV 10 रुपये या 20 रुपये से स्टार्टिंग होती है, तो उस टाइम में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में। अभी मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम सजेशन कर रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट है मिराई असेट टैक्स सेवर फंड, सेकंड है मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, थर्ड है DSP टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान, फोर्थ है कैनरा रबैको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट फंड, फिफ्थ है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। ये 5 कंपनीज, ये 5 म्यूचुअल फंड के नाम मैंने आपको सजेशन कर दिए जिनसे आप टैक्स सेविंग करा सकते हैं। ये ELSS वाले हैं। अभी ऐसे ही मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड वो बता रहा हूँ जिनका पैसा फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है, यानी आप वो अगर अच्छी कंपनियां जिनको आपको पता है कि अच्छे जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन, ये ऐसी कंपनियां जिनको आज इतनी आसानी से आप बर्बाद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते होने वाली है फ्यूचर में, तो इनका ये कंपनियां पैसा अपना उन कंपनियों में पैसा डालती है। तो इनमें से मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम आपकी स्क्रीन पे, पहला है निप्पॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, सेकंड है एडेल्विस US वैल्यू इक्विटी फंड, थर्ड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फोर्थ है ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट फंड। तो ये 4 आपको मैंने सजेशन दे दिया कि ये कंपनी है, लेकिन टैक्स सेविंग्स के लिए नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये ओनली आपको फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। अब जो लोग इस वीडियो के एंड तक रुके हैं उनके लिए बोनस चीज़ है। ये बोनस चीज़ है कि अभी हाल ही में एक नई टाइप का म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है मार्केट में, और ये ओनली इन्वेस्ट करता है IPOs में, और इसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं रिटर्न के मामले में दोस्तों। तो मैं जिस म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पे एडेल्विस रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड्स। ये कंपनी क्या करती है कि जितने भी रिसेंटली लिस्टेड IPO होते हैं, जो लास्ट 100 IPO, उनके अंदर अपना पैसा अमाउंट लिस्टिंग के टाइम से इन्वेस्टमेंट कर देती है। और इसके पीछे ये ऑलरेडी बहुत तगड़ी रिसर्च करके रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा फंड के साथ ये लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं इनका AUM ऑलरेडी 595 करोड़ के लगभग पहुँच गया है, और 3 साल से ये इस सेक्टर में। इनकी जब मैंने स्टार्टिंग की NAV देखी है वो 8 रुपये के लगभग है दोस्तों, 8 रुपये के लगभग, और आज ये NAV पहुँच गई है 19.69। तो एक ऐसा है जिसको मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी अच्छे अमाउंट में एक IPO आता है उसकी क्वांटिटी खरीदती है, उसको इन्वेस्टमेंट करके रखती है। अभी इसका एक पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं दोस्तों। एडेल्विस ने पिछले 1 साल में 82.21% का रिटर्न दिया है। अभी आप समझ सकते हैं इसने IPO, पैसा ओनली IPO में लगाते हैं इसलिए। अभी आप समझते हैं इसके अलावा 3 साल के हिसाब से देखें तो 3 साल में भी इसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और 26.76% के हिसाब से इन्होंने रिटर्न दिया है। तो इसके इन्होंने पूरे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स को, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को, SBI ब्लू चिप फंड, सभी ऑल जितनी भी हाई प्रोफाइल हाई AMU वाले कंपनीज हैं, हाई AMU वाले म्यूचुअल फंड हैं, उन सबका रिकॉर्ड ब्रेक किया और उनसे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड एक रिसेंटली नई कैटेगरी लेके आया है, और ये बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। फ्यूचर में इस कैटेगरी का ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो में दिए गए कंटेंट भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो, सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।